हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। देख लेते हैं अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिसमें सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस का क्वेश्चन आपके पास आया था। नेक्स्ट आपने देखा था ओपेरॉन का क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया था एंटीबायोटिक के आपको नाम बताने हैं, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना था। चलिए, अब 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि प्लेसेंटा द्वारा किन्हीं 2 हार्मोन के नाम लिखिए। 2 हार्मोन के नाम पूछे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है, आपका टाइम पूरा सेव यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आपसे कहा गया था एक परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। आपको क्या यहाँ पे एक मेच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम बनाना था, जिसमें आपको अलग अलग सेल्स दिखानी थी, उनके नाम यहाँ पर आपको बताना था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, और इसके और में आपसे पूछा गया था mRNA और tRNA में कोई अंतर लिखिए। ठीक है, दोनों में आपको क्या बताना था, अंतर बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इम्यून सिस्टम से आया है। आपको किन्हीं 4 इम्यून ऑर्गन्स के नाम बताने थे। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र के 4 अंगों के नाम बता रहे थे। आपके पास इमेज आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया है टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर क्या होता है और टिश्यू कल्चर के द्वारा वायरस लेस प्लांट को कैसे ग्रो करा सकते हैं। इसके और में आपके पास क्वेश्चन आया है एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं। इससे पहले आपको इम्यूनिटी पता होनी चाहिए, इम्यूनिटी कैसे आपकी बॉडी में आती है। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आपने पढ़ी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ज्यादा देर तक कौन सी इम्यूनिटी रहती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 खंडों में आया था। पहले में आपको बताना था शुक्र जनन और अंड जनन का केवल चित्र द्वारा आपको निरूपण करना था। जो ख वाला खंड है, इसमें आपको द्विबीजपत्री भ्रूण का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 आया था, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दी गई थी और आपको यहाँ पर बताना था कि क्रॉस करके कि F1 और F2 जनरेशन किस प्रकार से आपके पास आई है। F1 का रिजल्ट आपके पास क्या आया था, F1 का जो रिजल्ट आया था आपने कहा था ऑल टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर। ठीक है, F2 का जो रिजल्ट आपके पास आया था वो किस प्रकार आया था, 9:3:3:1। ठीक है, ये वाला जो रेशियो आपके पास आता है और ये वाला जो रेशियो आपके पास आता है पैरेंटल कॉम्बिनेशन को बताता है। डिफरेंस इतना है कि ये क्या होगा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में आता है। ये होमोजाइगस कंडीशन में आपके पास आएगा। ठीक है, किस प्रकार से आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला आपके पास रेशियो आता है। ये जो रेशियो आता है, जो कि 9 आपके पास 9 जो पौधे थे वो आपके पास कैसे आएंगे, टॉल और रेड फ्लावर के साथ आएंगे, लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपने कहा ये होगा या ये होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपके पास आ सकती है, या फिर इस प्रकार से आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज आई हैं। और रेशियो आपके पास क्या आया है, 9:3:3:1 आया है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, नेक्स्ट आपने बोला था लिंग निर्धारण क्या होता है, XY प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए। आपने कहा सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, और XY प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसे आप बताइए। इजी था, आप लोग इसे काफी बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बताया गया था कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो उसमें जो मेल होता है वो कैसा होता है, हेटेरोगैमी होता है। हेटेरोगैमी का मतलब होता है कि दोनों जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, यहाँ पर अलग अलग होते हैं, जैसे X और Y। जैसे अभी हम बात करेंगे होमो, जब आप बात नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है होमोजेनस और हेटेरोजेनस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के जैसे ही आपको यहाँ पे हेटेरोगैमी की बात की गई है और होमोगैमी की बात की गई है। हेटेरोगैमी में आपने कहा डिफरेंट यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं,
होमोगैमी में आपने कहा कि सेम क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब आपको ये कहा गया है कि जब यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट के फॉर्मेशन में दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है दोनों में होगी, मेल और फीमेल में। आपने कहा ये गैमीट बने इस प्रकार से। अब ये कहा जाता है कि यहाँ पर कौन सा गैमीट फ्यूज होगा जिससे कि यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण होता है। आपने कहा कि मेल का अगर ये वाला गैमेट फ्यूज होगा तो आपने कहा फीमेल होगी, अगर ये वाला गैमेट फ्यूज होगा तो आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। यानी कि जिस गैमेट में मेल का एक्स क्रोमोसोम होगा अगर वो गैमेट फ्यूज होता है तो आपने कहा कि यहाँ पर फीमेल होगी, और जिस गैमेट में मेल का वाई क्रोमोसोम अगर है वो गैमेट अगर यहाँ पर फ्यूज होता है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, मेल होगा। सिंपल सी चीज है जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल इसके क्या आते हैं। चलिए, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में आपको अंतर बताना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक एक करके क्या क्या चीजें आपको बताई गई है। आपने कहा a genetic makeup that consists of two identical alleles of a gene for a trait in a diploid organism। क्या होता है होमोजाइगस? आपने कहा हमने सबसे पहले बात की है कैरेक्टर यानी कि गुण की, तो सबसे पहले आपके पास आया गुण, फिर आपने बात की ट्रेट की। गुण और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? आपने कहा कोई भी एक गुण हमारे पास आ जाता है, जैसे कि आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने कहा हेयर कलर, बालों का रंग, गुण क्या था आपके पास? बालों का रंग, ठीक है। अब बालों का रंग क्या है, गुण है, कैरेक्टर है। आपने कहा बालों का एक रंग तो होता नहीं है, बहुत सारे रंग आप देखते हैं। आपने कहा ब्लैक होते हैं, आपने कहा ब्राउन होते हैं, आपने कहा व्हाइटिश होते हैं, ठीक है, गोल्डन होते हैं। तो अलग अलग रंगों की आपको बाल दिखाई देते हैं। देखिए बालों में जो कलर, बालों का जो कलर है वो गुण एक ही है, एक कैरेक्टर है, लेकिन उस गुण के आपको अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। आपने कहा कि जो बाल है वो ब्लैक कलर के हैं, वो ब्राउन कलर के हैं, या वो गोल्डन कलर के बाल हैं। अब ये जो अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, आपने कहा ये है ट्रेट। ट्रेट में आपने क्या कहा? आपने कहा बाल कैसे होंगे, काले या भूरे या सफेद, ये अलग अलग आपके पास क्या आते हैं, ट्रेट आते हैं, ठीक है। सेम और भी चीजों पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने कहा आंखों का कलर, जैसे आपने कहा हाइट, कोई लंबा है, आपने कहा हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो हाइट कैसी है, टॉल है या शॉर्ट है, वो क्या है, उसके अलग अलग रूप है, वो क्या है, उसके अलग अलग ट्रेट आते हैं, ठीक है। अब आपने कहा हर एक गुण के लिए एक जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हर एक गुण के लिए आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने कहा बालों के कलर के लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसे आपने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि बालों के कलर के लिए ए जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ए मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने कहा जब ए था तब ये इसका जो कलर था वो काला था, जब ए आया इसका जो कलर था वो भूरा आया, जब आपने कहा ए था तब इसका कलर कैसा आया, सफेद आया। अब हम कहना क्या चाहते हैं, आपने कहा हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक गुण के लिए जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जीन हमेशा पेयर में रहता है। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल बालों के रंग के लिए कोई जीन ए उत्तरदायी है। अब ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये अलग अलग जीन पेयर नहीं है, ये इसी के अलग अलग फॉर्म्स आ जाती है, ठीक है। कैसे हमने बात की थी, हमने कहा ये ए है, हमने कहा ये भी ब्लैक कलर दिखा रहा था और ये भी ब्लैक कलर दिखा रहा था। अब क्या हुआ, ड्यू टू सम रीजन हमने कहा इनमें से जो एक ए है वो क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्टी जीन आ गया। फॉल्टी जीन का मतलब क्या है कि ये खराब हो गया है, या ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आपने कहा अब ये क्या कर रहा है, ब्लैक कलर को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो हमने इसे कैसे दिखाया, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हमने कहा कैपिटल ए तो ब्लैक कलर को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्मॉल ए नहीं कर पा रहा है, तो हमने कहा अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक की जगह आपको ब्राउन कलर देखने को मिला है, ठीक है।
फिर आपने कहा कि क्या हुआ, कुछ रीजन हो गए और आपने कहा ये कैपिटल ए ये भी क्या है, फॉल्टी हो गया है। फॉल्टी का मतलब है कि खराब हो गया है, खराब का मतलब है नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आपने कहा ये दोनों स्मॉल ए स्मॉल से आपने दिखाए और आपने कहा अब ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो आपने कहा कि ये क्या देगा, व्हाइट कलर देगा फिर। ठीक है, आप क्या समझे कि तीनों जो आपको यहाँ पर अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, वो एक ही जीन पेयर पर क्या है, निर्भर है। आपने कहा ये तीनों क्या है आपके, ये जो तीनों आते हैं, ये जो तीनों आते हैं ये क्या है, जीन के एलील हैं। आपने कहा ये दोनों भी एलील हैं और आपने कहा ये दोनों भी एलील हैं। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर, आपने कहा ये दोनों एलील अगर एक ही ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं तो आपने कहा ये है होमो। होमो का मतलब है सेम, जाइगस का मतलब है पेयर, जो सेम पेयर होता है, जो सेम ट्रेट को कोड कर रहा है, आपने कहा ये है होमोजाइगस। आपने कहा ये भी होमोजाइगस होगा क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, आपने कहा ये कैपिटल ए तो व्हाइट ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन स्मॉल ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों जो एलील हैं अलग अलग ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं। आपने कहा ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा, विषम युग्मजीय जिसे आप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमने यही जो एग्जाम्पल था, आप इस एग्जाम्पल को कैसे लेते हैं, प्लांट हाइट से आपने लिया था, जब हमने बात की थी प्लांट हाइट को हमने लिया था। एक बार प्लांट हाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। हमने बात की थी कि पौधे की हाइट के लिए एक जीन पेयर उत्तरदायी है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, ये क्या है, इस जीन के दोनों एलील हैं। ठीक है, ये दोनों जीन के एलील हैं, दोनों एलील क्या कर रहे हैं, लंबी हाइट के लिए उत्तरदायी। हमने कहा इसमें इस वाले एलील में कोई चेंजेस आया और इसने क्या किया, अब यहाँ पर लंबी हाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो लंबी हाइट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिंपल सी मतलब है कि यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, ड्वार्फनेस आएगी। एक्सप्रेस हो या नहीं हो, लेकिन ये लंबाई के लिए उत्तरदायी नहीं रहा, तो आपने इस प्रकार से प्रदर्शित किया। फिर आपने कहा कि क्या हुआ कि इस वाले में भी कोई चेंजेस आए और ये नॉर्मल प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब नॉर्मल प्रोटीन क्या थी, आपने कहा होता क्या है, डीएनए है, और डीएनए का कोई एक सेगमेंट जो क्या बनाता है, आरएनए को बनाता है, और यही आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा, और ये प्रोटीन क्या करेगी, किसी गुण के लिए उत्तरदायी होती है। ये सीक्वेंस हमने पढ़ा था, जब भी हम चैप्टर हम पढ़ते हैं यही सीक्वेंस हमने देखा था। अब आपने कहा डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी आरएनए को बनाने में सक्षम है और उस आरएनए से अल्टीमेटली जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल हो रहा है, उसी को हम जीन कह रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर, आपने कहा कि डीएनए से एक नॉर्मल आरएनए बना, आरएनए से एक नॉर्मल प्रोटीन बना और उसने एक नॉर्मल कैरेक्टर को क्या किया, यहाँ पर प्रदर्शित किया। हमने कहा कि यहाँ पर जो डीएनए का सेगमेंट है, जो जीन है, वही यहाँ पर खराब हो गया है, एबनॉर्मल आरएनए बनेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, एबनॉर्मल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पर इसका कार्य क्या था, लंबाई को प्रदर्शित करना, लेकिन ये क्या हो गया है, खराब हो गया है, लंबाई के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो पौधा कैसा मिलेगा आपको, बौना मिलेगा। ठीक है, तीसरी फॉर्म आ गई। आपने कहा ये तीनों क्या है, ट्रेट हैं, किस कैरेक्टर के, हाइट के ट्रेट हैं। अब इसमें हमने क्या बात की, आपने कहा दोनों एलील सेम है, एक ही ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं, होमोजाइगस हैं। दोनों एलील सेम है, एक ही ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं, आपने कहा होमोजाइगस हैं। आपने कहा दोनों एलील अलग अलग हैं, अलग अलग ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं, हेटेरोजाइगस हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या होता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी ले आपको समझ आना चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा होमोजाइगस में, अ जेनेटिक मेकअप दैट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल एलील, जिसमें दो आइडेंटिकल एलील होंगे ऑफ अ जीन फॉर अ ट्रेट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, 2n स्टेज यहाँ पर होगी। हेटेरोजाइगस में आपने क्या पढ़ा, अ जेनेटिक मेकअप दैट कंसिस्ट ऑफ अ टू डिफरेंट एलील, एलील कहते हैं टू डिफरेंट एलील आपके पास आ गए हैं। ठीक है, ऑफ अ जीन फॉर अ ट्रेट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपने बोला जीनोटाइप कैन बी रिटन एज कैपिटल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, यानी कि दोनों इनिशियल आपको क्या बता रहे हैं, सेम चीज को बता रहे, कैपिटल ए दोनों सेम है, स्मॉल ए दोनों सेम है।
जीनोटाइप कैन बी रिटन एज कैपिटल ए स्मॉल ए। अब कैपिटल ए अलग है, स्मॉल ए अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमीट, ये एक ही प्रकार के गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए गैमीट बनते तो दो हैं, लेकिन टाइप कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने कहा जो होमोजाइगस होंगे वो हमेशा एक ही प्रकार के क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। जैसे कि आपने कहा गैमीट तो दो बने हैं लेकिन एक ही प्रकार के बने हैं। हेटेरोजाइगस में आपने क्या कहा कि यहाँ पर दो प्रकार के क्या होते हैं, गैमीट बनते हैं। जैसे कि एक तो बना कैपिटल टी, एक बना स्मॉल टी, ठीक है। तो जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, जब आप दोनों होमोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो आप एक ही गैमेट को वहां पर लिखते हैं। लेकिन जब हेटेरोजाइगस होता है तब आपको दोनों गैमेट लिखने होते हैं, दोनों के साथ क्रॉस कराना होता है। चलिए नेक्स्ट आपने कहा 2 phenotypes आर एक्सप्रेस्ड और 1 phenotype इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 2 phenotype एक्सप्रेस होते हैं, यहाँ पर एक ही phenotype क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट आपने कहा सेल्फ ब्रीडिंग प्रोड्यूस द सेम ट्रेड ओवर द जनरेशन। अब क्या होगा, सेल्फ ब्रीडिंग पे क्या होगा, यहाँ पर आपको एक सेम ही जो ट्रेड है वो दिखाई देंगे। आपने कहा सेल्फ ब्रीडिंग प्रोड्यूस्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट ट्रेड, क्योंकि अलग अलग ट्रेड आपके पास आते हैं। डू नॉट शो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं दिखेंगे, और हेटेरोजाइगस में आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखते हैं। प्रेजेंट इन ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीड में प्रेजेंट होगा क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट इन क्रॉस ब्रीड। क्लियर है इतना? तो जो आपको डिफरेंस बताए गए हैं एक बार आप उन्हें चेक कर लीजिए। चलिए अब आपके पास जो अथवा में क्वेश्चन आता है उसे देख लेते हैं। आनुवंशिक विकार क्या होते हैं और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आनुवंशिक विकार की। आपको पता है आनुवंशिक विकार का मतलब वो विकार होते हैं जो कि आपके जीन्स पर होते हैं और जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। आपने कहा genetic disorder are due to the alternation or abnormalities in the genome of an organism, यानी कि आनुवंशिक विकार किसी जीव के जीनोम में परिवर्तन या असामान्यताओं के कारण होते हैं। A genetic disorder may be caused by a mutation in a single gene or a multiple gene। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो आनुवंशिक विकार होते हैं उनका रीजन क्या है, उत्परिवर्तन है। अब उत्परिवर्तन एक जीन में भी हो सकता है और बहुत सारे जीन में भी हो सकता है। It can also be due to the changes in the number और structure of chromosome, यानी कि यह गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। ये तो बात ही जेनेटिक डिसऑर्डर की शब्द से ही आपको समझ आ रहा है। अब है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में आपको बोला गया है कि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम की एक आनुवंशिक स्थिति है, ठीक है। क्या है, जेनेटिक कंडीशन है वेयर अ पर्सन इज बोर्न विद अ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वहां पर क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे, डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। नॉर्मली जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 46 होता है, 23 जोड़े होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर 47 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। This means that they have a total of 47 chromosome instead of 46, यानी कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जहां एक व्यक्ति क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ पैदा होता है। इसका मतलब है कि उसके पास 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम है। This can affect how their brain and body develop. People diagnosed with a Down syndrome have a happy and healthy life with supportive care. आपको कहा गया कि यह उनके मस्तिष्क और शरीर के विकास को प्रभावित कर सकता है। आपने देखा होगा डाउन सिंड्रोम की, आपने इमेजेस देखी हैं किस प्रकार के जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं। अगली बात आपको कही गई कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग सहायक देखभाल के साथ खुश और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? डाउन सिंड्रोम आपने देखा। चलिए अब अगला प्रश्न आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 24 और 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। 2 पार्ट्स में आपको दिया गया है, ठीक है। 1.5 नंबर का होगा। सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको बतानी है और सेकंड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है। तो पीसीआर जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं पीसीआर के बारे में। आपने कहा PCR or polymerase chain reaction is a technique used in a molecular biology to create a several copies of a certain DNA segment.
सबसे पहले तो ये देखिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा और मरेज का मतलब होता है कि फॉर्मेशन, यानी कि जो रिएक्शन या जो प्रोसेस डीएनए की बहुत सारी कॉपी को बनाने के लिए यूज हो रहा है उसे आप कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट आपने लिया और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज आपने बना दी। ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं ये हमने रीजन देखा था कि जब हमें कोई डिजायरेबल जो जीन है वो चाहिए या डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसे कल्चर कराते हैं। ठीक है, किसके द्वारा कराते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम कल्चर कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला दिस टेक्निक वाज डेवलप इन 1983 बाय कार्ले म्यूलिस इन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। PCR has made it possible to generate millions of copies of a small segment of DNA. This tool is completely used in the molecular biology and biotechnology lab. क्या चीजें आपने अभी तक पढ़ी, आपने कहा पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आणविक जीव विज्ञान में एक निश्चित डीएनए खंड की नई प्रतियां बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सी चीज है, आप क्या कर रहे हैं, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। प्रोसेस के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, मिलियंस में कॉपी बना रहे हैं, उसे आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यह तकनीक 1983 में एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी म्यूलिस द्वारा विकसित की गई थी। पीसीआर ने डीएनए के एक छोटे से खंड की लाखों प्रतियां उत्पन्न करना संभव बना दिया है। यह उपकरण आमतौर पर आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? समझ चुके हैं आप पीसीआर क्या होता है और क्यों हम पीसीआर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब पीसीआर का सिद्धांत एक बार देख लेते हैं। सिद्धांत यानी कि आप देखेंगे कि पीसीआर में होता क्या है। तो अगर हम सिंपल सी चीज देखें कि पीसीआर में क्या हो रहा होगा, तो देखिए अभी हम यहाँ पे कोई एंजाइम का नाम नहीं पढ़ेंगे, टेम्परेचर भी अभी नहीं देखेंगे। सिंपल सी मैं चीज बता रही हूँ क्या होता है। आपने डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया। आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब आपने इन दोनों स्ट्रैंड को अलग किया। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड यहाँ आ गया है और ये वाला स्ट्रैंड यहाँ आ गया है। हो गया, क्लियर है? अब यहाँ पर एक एंजाइम ऐड किया जाएगा जिसे आप कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज आ गया, यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, आपको एक डीएनए के पीस से दो डीएनए के पीस मिल गए हैं। यहाँ पर ये जो डीएनए की कॉपी बनती है, हमने अभी बात की है कि मिलियंस में बनती है, इसी प्रकार से प्रोसेस हो रही है। सेम यही चीज है। सबसे पहले डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उन्हें अलग अलग किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ऐड किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पूरी चेन को बनाता है इस प्रकार से, पूरी चेन को क्या करेगा, इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंड यहाँ पर बन जाते हैं। इसी प्रकार से सारी जो कॉपी है वो यहाँ पर बनती है। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर क्या बताया गया है प्रिंसिपल में। द पीसीआर टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन ही हो रहा है यहाँ पे। किस प्रकार का रेप्लिकेशन है, एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइम यहाँ पर क्या करेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? In PCR, short segment of DNA is amplified using a primer-mediated enzymes. सबसे पहले डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट होगा उसे आप क्या करेंगे, एम्पलीफाइड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस new strand of DNA complementary to template DNA. The DNA polymerase can add a nucleotide to the pre-existing 3-OH group only. Therefore, a primer is required, thus the more nucleotides are added to a 3' prime of the DNA polymerase. आपने क्या बोला, पीसीआर तकनीक डीएनए की एंजाइमेटिक प्रतिकृति पर आधारित है। पीसीआर में डीएनए के एक छोटे से खंड को प्राइमर माध्यम एंजाइमों का उपयोग करके प्रवर्धित किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए के पूरक डीएनए के नए स्ट्रैंड को संश्लेषित करता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल पहले से मौजूद 3-OH समूह में न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। अब यहाँ पर नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा, जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तभी यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना है, इसलिए प्राइमर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज 3' प्राइम सिरे पर अधिक न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं। ठीक है, एक बार पीसीआर क्या होता है देखिए, उसके सिद्धांत को देखिए
इस प्रकार से यहाँ पे फंक्शनिंग की जाती है। चलिए, ये तो आपने बात की पीसीआर का सिद्धांत क्या होता है। तो आपके लिए होमवर्क में ये है कि आपको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है कि पीसीआर के प्रोसेस में हो क्या रहा है। इसमें आपको करना क्या है कि जब डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो अलग हो रहे हैं, उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। उसके बाद वहां पर आप देखेंगे टेम्परेचर कितना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जब आपने डीएनए पॉलीमरेज को ऐड किया है तब वहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, यानी कि रेप्लिकेशन जब हो रही है तब टेम्परेचर कितना होता है। हर एक पार्ट में आपको टेम्परेचर बताया गया है, हर एक पार्ट के आपको नाम बताए गए हैं कि किस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आप लोग डायग्राम बना करके लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो पीसीआर है, पीसीआर की जो टेक्निक है उसे एक बार डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि आपके पास पीसीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं और कभी कभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है। तो आप लोग जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।